तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। आकाश गुलेरिया अब जल्दी से सुबह उठते हैं ऑफिस के लिए रेडी होकर। आराम से करण गुलेरिया का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं वो देख पा रहे थे कि करण गुलेरिया अपनी चेयर पर ही सो गई हैं और फिर उन्हें जगाना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि आकाश को भी पता था शायद वे किसी तरह के डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और अब ही उनकी आंख लगी हो। क्या पता अभी सोए हों, क्या पता रात से सो रहे हों। इसलिए मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं उन्हें ना दरवाजे को ऊपर आराम से बंद कर देते हैं, फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और फिर गाड़ी ड्राइवर को बोलता है कि चलो। ऑफिस के लिए जैसे ही निकलता है वैसे ही ओमकार भी झट से उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। अब ओमकार को देखकर आकाश कहता है, यार समय पर आया करो, ऐसे मुझे याद भी नहीं रहता तुम मेरे साथ ऑफिस जाने लग गए हो। अब ओमकार कहता है कि भैया फिर तो मुझे आपको रोज सुबह याद दिलाना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा ना। अब आकाश कहता है, सारी बातों को छोड़ो और झट से गाड़ी में आकर बैठ जाओ। अब दोनों आराम से बैठकर आगे की तरफ गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है तो ओमकार अपने वो पॉकेट से फ़ोन निकाल कर प्रीति के साथ चैट करने लग जाता है। तो वहीं आकाश गुलेरिया का ध्यान खिड़की से बाहर था, जो काफ़ी देर से कुछ सोच रहा था। फिर सोचने लग जाता है और अपनी ही ख्यालों की दुनिया में कहीं खो जाता है। उसके दिमाग में रह रहकर बस यही सवाल आ रहा था, किस्मत पल पल बदल कर उसके साथ कौन कौन से खेल खेल रही है। कहीं एक पल में चमकने लगती है तो अगले ही पल में खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कभी पापा की जिंदगी में खुशी आई ही ना हो। ये तो ऐसा बात हो गई है, खुशी कभी गम वाली लाइन उनके लिए लिखी गई है। तभी तो एक पल की उसकी किस्मत में इतनी खुशियाँ आ जाती हैं और अगले ही पल में पता नहीं कैसे मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है। वो भी किसी को बिना बताए अपने आप ही उस चीज़ को बर्दाश्त करना वो स्टार्ट कर देते हैं। अब आने वाले समय में पापा की किस्मत पता नहीं कैसा मोड़ लेगी। इस बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और विचारना होगा, नहीं तो पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे सामने बिना बुलाए आ जाए। मुझे लगता था कि मेरे आने से पापा की किस्मत बदल जाएगी, ऊपर से नन्हा सा मेहमान आ गया है तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ आ गई हैं, लेकिन अचानक से ये बदल जाएंगी। पर कहाँ पता था कि एक दिन किस्मत इस तरह से पलटी खा जाएगी कि मेरे सिचुएशन के ठीक करने के बाद और मेरे आने और बच्चे के आने के बाद भी पापा दोबारा से किसी डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, या ये कहूँ कि मेरे आगे तो कुआं है लेकिन पीछे खाई है, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अगर पापा से ज़्यादा बातों को पूछता हूँ तो वो नहीं बताएंगे, उन्हीं का दिल हर्ट होगा और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब अपनी ही में खोया हुआ आकाश अब ऑफिस गुलेरिया इंडस्ट्री के बाहर रुकती है। तभी ओमकार आकाश गुलेरिया को हिला कर जगाते हैं, कहते हैं, भैया उठो, अब तो काफ़ी सो चुके हो, अब देखो बाहर हमारा ऑफिस आ चुका है। अब आकाश अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और जल्दी से अपने ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। आज सभी काफ़ी खुश थे। तभी जैसे ही आकाश अंदर की तरफ आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो सभी उनके पास आ जाते हैं। जितने भी एम्प्लॉय थे सभी कहने लग जाते हैं कि सर आपको बधाई हो। तभी आकाश सोचने लग जाता है, ये सभी मुझे किस तरह की और कौन सी बात के लिए बधाई दे रहे हैं। तभी वह ओमकार की तरफ देखता है, क्योंकि वह ये पूछना चाहता था कि ये सब तुम्हारा तो कोई किया धरा कोई कारनामा तो नहीं है, लेकिन ओमकार तो नाम ही सिर हिला देता है। अब आकाश सोच में पड़ जाता है कि आखिर आज क्या खास दिन है और कौन सा दिन है और कौन सी बात है। जैसे ही आकाश अपने ऑफिस में आगे आगे की तरफ कदम बढ़ाता है तो वैसे वैसे सभी उसको बधाई देने लग जाते हैं। अब जैसे ही आकाश गुलेरिया अपने ऑफिस अपने कैबिन में जैसे ही एंट्री करता है तभी उनकी सिक्योरिटी उनके पास आ जाती है और फिर एक फाइल देकर आकाश गुलेरिया के हाथों में कहती है, सर बधाई हो। तभी आकाश पूछता है कि तुम तो बता दो आखिर बात क्या है। तभी वो नैना नाम की सिक्योरिटी कहती है, सर दरअसल बात ऐसी है कि हमारी जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री गुलेरिया हैं वो वापस सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है। अब आकाश के फेस पर भी काफ़ी प्यारी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि जब से आकाश गया था तब से वो 3rd 4th रैंक पर ही अपनी पोजीशन बनाए रखी थी। लेकिन ये सब करण गुलेरिया के हौसले और उनके काफ़ी सफलतापूर्वक कार्य करने से ही मुमकिन हो रहा था, क्योंकि अगर करण गुलेरिया
ऑफिस की भागदौड़ अपने हाथों में नहीं लेते तो शायद ये इसकी कोई भी पोजीशन नहीं रहती। अब आकाश भी काफ़ी खुश हो जाता है, फिर कहता है कि चलो थोड़ा सा जश्न किया जाए, या फिर ये कहे कि छोटी सी पार्टी रखी जाए। तभी नैना हाँ में सिर हिला देती है और ओमकार तो ऐसे मौकों का खास कर काफ़ी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। फिर आकाश की तरफ हाथ करता है और कहता है भैया वैसे तो मुझे पार्टी अच्छे से अरेंज करनी है, मैं भी बिल्कुल काफ़ी अच्छे से करूँगा क्योंकि ये पार्टी काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि अब की बार इसकी भागदौड़ मेरे हाथों में जो है, अब मैं ऑफिस आ गया हूँ, जितने भी ऐसे फालतू के काम आपको लगते हैं वो सब मुझे दे दो और मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँगा। अब ओमकार की ऐसी बातें सुनकर आकाश और नैना दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी आकाश कहता है ये लो एटीएम। वो अपना एटीएम अब ओमकार के हाथों में थमा देता है। ओमकार समझ जाता है कि वही कार्ड है जिसकी कोई भी लिमिट या समय सीमा नहीं है, जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकते हो, और या ये कहे कि इसमें ख़त्म ना होने वाले पैसे हैं। अब काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन आकाश को भी पता था ओमकार कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा या ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करेगा जो कि बेतुके हों। अब जल्दी से ओमकार गाड़ी लेता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के साथ काफ़ी खुश थी। तभी अनिका के फ़ोन में एक मैसेज आता है। अनिका वह देखकर काफ़ी चौंक जाती है, फिर उसे पता लग जाता है ये मैसेज किसका है और किस लिए किया है। अब अनिका साइड में हो जाती है और बच्चों को एक्सक्यूज करके देखने लग जाती है। अब जैसे ही अनिका देखती है कि इंस्पेक्टर अरबाज ने उसे एक और व्यक्ति की वैसे ही मौत हुई है, ये ऐसी फ़ोटो भेज दी है, तभी अनिका कहती है और जल्दी से फ़ोन निकालकर फ़ोन करना स्टार्ट करती है। वैसे इंस्पेक्टर अरबाज का फ़ोन निकालकर कॉल करना स्टार्ट करती है। कुछ ही कॉल जाने के बाद इंस्पेक्टर अरबाज अपनी कॉल रिसीव कर लेते हैं। तभी अनिका कहती है हाँ इंस्पेक्टर अरबाज, अब वह व्यक्ति कहाँ पर है। तभी अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज काफ़ी शोर शराबे के बीच ही थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने मरने से पहले कुछ लोगों को घायल कर दिया था, या ये कहा जाए कि ये भी हो सकता है कि शायद उनका इफेक्ट उन लोगों पर भी पड़ सकता है। अब इंस्पेक्टर जल्द से जल्द अनिका को कहते हैं अनिका मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, बस तुम जल्दी से जल्दी पहुँचो, क्योंकि भूमिका और कोटिला मेरे साथ ही हैं, हम यहाँ पर अच्छे से जायजा कर रहे हैं, तब तक तुम भी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब अनिका भी काफ़ी परेशान हो जाती है और बच्चों को कहती है बच्चों तुम सब अपने काम करो और थैंक यू। तभी सभी बच्चे बोलते हैं आई लव यू मोम। तभी अनिका कहती है बेटा तुम तीनों सनी चाचू के रूम में जाकर आराम से खेलो, तब तक मैं कहीं जा रही हूँ और शाम होने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, उसके बाद हम डैड के साथ आइसक्रीम पार्टी करने के लिए चलेंगे। अनिका की बातें सुनकर तीनों बच्चे ही आराम से गर्दन हाँ में हिला देते हैं और तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो कि प्रीति अभी उधर से ही गुजर रही थी, अनिका के फ़ोन पर जो अभी बातें हुई शायद उसे सुनाई पड़ चुकी थी, या ये कहे कि आधी अधूरी। अब प्रीति भी अनिका के पास आ जाती है। तभी प्रीति को देखकर अनिका कहती है हाँ प्रीति बोलो क्या कोई काम है। अब अनिका कहती है कि सब ठीक तो है ना। अब प्रीति बस अनिका की तरफ देखती रहती है और दोनों हाथों को क्रॉस करके बस ये पूछना चाहती है कि आप मुझे लेकर चलोगी या मैं आपके साथ चलूं। तभी अनिका कहती है प्रीति अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, बस मैं यही कहूँगी यहाँ पर रहकर सौम्य और बच्चों पर नज़र रखो और एनी को बोलो कि बच्चों के जो क्लोन हैं उन्हें जल्द से जल्द रेडी करे, क्योंकि मैं उन्हें दोबारा से मारवा हाउस में लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक हम नहीं रख सकते। अनिका की बात काफ़ी सही भी थी और काफ़ी हद तक राइट भी थी। अब प्रीति हाँ में सिर हिला देती है। फिर प्रीति दोबारा कहती है दीदी जैसी भी खबर हो आप मुझे बता देना। अब अनिका कहती है कि ठीक है। अब अनिका जल्दी से अपनी गाड़ी को निकालती है और काफ़ी स्पीड से वहीं लोकेशन को लगा देती है फ़ोन में और अपने आप गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी थी चलना स्टार्ट कर देती है। तभी अनिका अपने फ़ोन में कुछ सर्च करके देखती है। अब गाड़ी की स्पीड नॉर्मल थी। तभी अनिका को लगता है कि भूमि की कॉल आ रही है। जैसे ही अनिका रिसीव करती है तो भूमि दूसरी तरफ से कहती है अनिका तुम्हारा जल्द से जल्द आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़े खतरे का आभास हो रहा है। अब अनिका भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि भूमि और कोटिला ने काफ़ी हद तक वहाँ के लोगों को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी फैमिली मेम्बर्स आ गए थे और उसके पास रो रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर अरबाज का मानना था कि इस
के वर्ल्ड यानी कि या ये कहे कि इससे पार जो भी संक्रमण है शायद लोगों को हो सकता है, इसलिए इससे दूर ही बनाकर रखनी होगी। लेकिन वह व्यक्ति बस अपने भाई बहन या जो भी जिसका भी जो कुछ लगता था वो सभी उसके पास आने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से कौटिल्य और भूमि उन्हें दूर रखते हैं। तभी उस व्यक्ति ने मरने से पहले शायद किसी को मारने की कोशिश की थी और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द इंस्पेक्टर अरबाज अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट तो बनता है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ इंजॉय स्टोरी एंड वैम्पायर्स की स्टोरी काफ़ी हद से भी ऊपर अच्छी हो चुकी है, क्योंकि साथ के साथ मैं भी इस कहानी का पूरा अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए भी है। तो प्लीज़ एक बार विजिट करके हमारी वैम्पायर्स वाली स्टोरी पर ज़रूर देखना। जल्द मिलते हैं नई स्टोरी और नए एपिसोड के साथ। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस अंडरग्राउंड लैब के अंदर ही सौम्या उन बुक्स को लेकर पहले तो उलट पुलट कर देखती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसके पढ़ने के लिए साइड में एक टेबल और एक वो चेयर जिस पर उसे बांधा गया था वो पहले से ही मौजूद थी और उस पर एक छोटा सा लैंप भी लगाया हुआ था। अब वह इधर उधर देखने लग जाती है, फिर सोचने लग जाती है कि मैं इसका क्या करूं। तभी उसे कुछ आइडिया आता है। उसके दिमाग में वो बुक्स का नाम देखकर काफ़ी हलचल मचने लग जाती है, जो कि एक रसायन के आधार थी या ये कहे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब जल्दी से वो बुक्स को लेकर जाती है और उसे अच्छा सा रीड करने लग जाती है। फिर वह बायोलॉजी की बुक पढ़ती है। ऐसे करते करते वह अब बिल्कुल पूरी बुक में इतनी खो चुकी थी मानो उसके सामने ही केमिकल और जितने भी उतार चढ़ाव हर चीज़ उसके सामने चल रही है। वह इतनी ही अनिगाह जैसे पढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह गहन अध्ययन से पढ़ रही थी। वह जैसे जो भी लाइन करती वह उसके दिमाग में फीड हो जाती। ऐसे करके उसने पूरी केमिस्ट्री की बुक को पढ़ लिया था। उसके बाद उसका दिल किया कि वह बायो की बुक पढ़े। अब जैसे ही वह केमिस्ट्री की बुक को बंद करने वाली थी तभी उस पर एक छोटी सी पर्ची निकलकर नीचे की तरफ गिर जाती है। अब जैसे ही वो उस पर्ची को उस नोट को उठाती है, उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तभी उसमें एक ऐसा कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन कर रखा था जैसे सोल्व करना काफ़ी मुश्किल था। अगर ये श्रम अलेक्जेंडर को दिया जाए तो शायद वो तो कर सकता था, अदरवाइज इसे कोई नहीं कर सकता था। अब जल्दी से सौम्या को उसे हल करने की पड़ गई। वह अपनी बुक को साइड कर देती है, फिर एक नोट बुक और पेन लेती है। उसके बाद बार बार वह उसे सोल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार ही रॉन्ग होता जा रहा है। अब बार बार वह पेज को पलट देती, जिस पे रॉन्ग होता फिर पेज पलट देती। फाइनली नोटबुक पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वह नई नोटबुक उठाती है, फिर उसमें उसे हल करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसके दिमाग काफ़ी उलझन मच गई थी। वह जल्दी से टेबल पर अपना सिर रखती है, आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाती है। कुछ ही पलों में उसकी आँख कब लग गई खुद उसे भी नहीं पता था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सौम्या ने ये सब किया था और ऊपर से उसकी याददाश्त बिल्कुल जीरो हो गई थी। ऐसे में बुक्स को पढ़ना और ऊपर से इतनी बड़ी बुक्स को, ये वो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने इतने अच्छे तरीके से इसे कैसे रीड कर लिया। क्या मैं पहले बुक्स पढ़ती थी या मुझे ये पढ़ना आता था या फिर अनिका दीदी ने मुझे पढ़ना सिखाया, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में आकाश गुलेरिया अपनी चेयर से उठ जाते हैं आराम से और वह वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम में जाते हैं तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज़ होती है। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं वॉशरूम की तरफ से हटकर। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने नंदिनी थी। अब नंदिनी को इस टाइम देख कर आकाश कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ चाहिए? तभी न करण भी ये बातें सुन सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। वो सोचने लग गए थे, अब सभी को मैं क्या आंसर दूं? क्या मैं इन्हें अपने प्यार के बारे में बताऊं? क्या मैं ये बताऊं कि मैं अब आज तक अपने प्यार के बारे में सोचता हूं?
क्या मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता? क्या मैं इन्हें ये बताऊं कि मुझे लगता है कि मेरा प्यार जिंदा है? मैं इन्हें क्या बताऊं? ये काफ़ी बातें अब करण गुलेरिया के दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही नंदिनी आगे की तरफ कदम बढ़ाती थी तो वैसे ही श्रेया भी नंदिनी के पीछे पीछे ही आ रही थी। वो भी दूसरे दरवाजे को भी खोल देती है और श्रेया भी आगे आ जाती है। अब करण गुलेरिया काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तभी करण कहते हैं कि मैं तुमसे नीचे मिलता हूँ, तुम दोनों नीचे चलो। उसके बाद वह अपने वॉशरूम में अपने कदम बढ़ा देता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है, क्योंकि वह उनके क्वेश्चन से बचना चाहता था और कुछ नहीं, वह किसी को सफाई नहीं देना चाहता था, ना ही अपने बारे में कुछ बताना चाहता था। जैसे ही आकाश अंदर की तरफ जाते हैं, नंदिनी भी वहाँ से उल्टे कदम पीछे कर लेती है। तभी श्रेया के दिमाग में कुछ बात आती है। वह जल्दी से चेक करती है कि करण पापा अभी नहाना स्टार्ट किया है या नहीं। तब तक वह भले ही नंदिनी के साथ आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है, लेकिन कुछ बहाना करके वह वापस रूम की तरफ आ जाती है। अब तक करण गुलेरिया ने नहाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब वह जल्दी से उनके बेड को अच्छे से साफ करती है, चादर को अच्छे से करती है। तभी श्रेया अच्छे से चादर को साफ कर देती है, अच्छे से पिल्लो को रख देती है, क्योंकि करण अपने रूम में किसी को नहीं आने देते थे और वो बाहर भी नहीं जाते थे कि कोई उनके रूम में आकर सफाई करे। जैसे ही वो पिल्लो को उठाती है, उन्हें एक फ़ोटो मिलती है। वो जैसे ही फ़ोटो को हाथ में लेती है, उसको आराम लेती है। पुरानी काफ़ी फ़ोटो थी, लेकिन करण गुलेरिया उसे समझ आ जाती है। फिर करण गुलेरिया के साइड में जो लड़की खड़ी थी उसको देखकर तो श्रेया काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक श्रेया को नहीं पता था कि अनिका की मोम बिल्कुल हूबहू अनिका जैसी है, या ये कहा जाए कि उनकी कोई भी तस्वीर ना तो गुलेरिया हाउस में देखी है उसने, नहीं मारवा हाउस में। इसलिए उसे देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद वह जल्दी से फ़ोटो को रख देती है और जल्दी से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती है। अब वह समझ जाती है कि ये करण गुलेरिया के साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब श्रेया भी अपने ख्यालों में दुनिया में खो जाती है। वह चलते चलते सोच रही थी, जब खुद आकाश ने मुझे वादा किया था, जब वो मुझसे करीब 1 साल से ही दूर था, तब मेरी कंडीशन कैसी हो गई थी। ना तो मैं जीवित थी और ना ही मैं मृत रूप में थी। अब ऐसा ही कुछ पापा का है। लेकिन फिर मुझे एक बात सोचने लायक है कि आखिर ये इस टाइम पर ही क्यों हुआ। आज से पहले तो कभी मैंने उन्हें ऐसी हालत में नहीं देखा, और नहीं उन्हें अनिका की मोम स्वाति मल्होत्रा को याद करते हुए देखा है, और नहीं उन्होंने ऐसा अपने आप में बर्ताव किया, नहीं अपनी बात को शो होने दिया। लेकिन आजकल इसका अपोजिट है। ऐसा है तो क्यों? ये काफ़ी क्वेश्चन उसके मन में थे। वो आकाश या अनिका दोनों में से किसी से पूछना चाहती थी, और लेकिन अभी वह ये नहीं पूछ सकती थी। तभी श्रेया नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि बच्चे आराम से बाहर डाइनिंग हॉल में ही आराम से बैठा कर सभी आकाश के छोटे से बेबी को खिला रहे थे। अब उसका नामकरण बाकी था, तो नामकरण वाला दिन भी आने वाला था। अभी सभी उसे चिंटू कहकर ही पुकार रहे थे, तो सभी खुश भी थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। बने रहे। क्या श्रेया आकाश को बताएगी या फिर अनिका से पूछेगी? आने वाले एपिसोड में ही इसके बारे में तो पता किया जा सकता है। तो जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं। थैंक यू।